अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, उसका जो है वो हेडिंग है। आप लोगों ने पीरियोडिक ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज जो है वो किसी मैथ के कोर्सेज में ऑलरेडी स्टडी कर लिए होंगे। तो मुझे नो ज़रा ये सर, एडवाइस ये कर, नहीं हम। अब फोरियर सीरीज नहीं पढ़ी आपने अभी तक? नो सर, ये नो नहीं पढ़ी। नो सर। ओके चलिए ठीक है, इसको फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जितनी डिस्कशन कर चुके हैं उसमें हमने ये कहा है कि डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हो सकते हैं या हमारे लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हो सकते हैं। और देन उन सिग्नल्स में डिफरेंट सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और उन सिस्टम्स में कुछ प्रोसेस आपने करने हैं। वो प्रोसेस हमने एट द एंड फिर फाइंड किया था वो कन्वोल्यूशन है या वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। और उस प्रोसेस के बाद हमने अपनी आउटपुट को फाइंड करना है जो कि इटसेल्फ एक सिग्नल होगा। और देन हमने एनालाइज किया कि कुछ सिग्नल्स के लिए हमारी कन्वोल्यूशन जो है वो कुछ कॉम्प्लेक्स डोमेन की तरफ जा रही है, तो वो कॉम्प्लेक्स उसकी कैलकुलेशंस हो रही हैं, उसको जो है वो कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा अब जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि एक ऐसा टूल फाइंड किया जाए जिससे हम हर सिग्नल को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे वो सिंपल फॉर्मेट के अंदर है, उसको किसी सिंपल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर सके यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। अब लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल आपने डिफाइन किया जो आपको अवेलेबल है फॉर इनपुट किसी सिस्टम के लिए, आपने उस सिग्नल को डिकम्पोज कर देना है। डिकम्पोज से मतलब ये है कि उसको आपने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है और जो सिंगल पार्ट उसका होगा उसको आप नाम दोगे बेसिक फंक्शन का। अब बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस लाइक योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हो या आप उसका अगर इंटीग्रेशन ले रहे हो तो वो फंक्शन एज इट इज़ आपको आउटपुट पे शो होता है। तो एक तो हमारा बेसिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस पे सिस्टम जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल शो करता है, जस्ट एक कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और सिमिलरली हमारा जो साइनोसॉइडल फंक्शन है या कोसाइन फंक्शन है उनको भी हम बेसिक फंक्शन की फॉर्मेट में लिख के आ सकते हैं। तो हम हमारा जो गोल है वो ये है कि किसी भी सिग्नल को हम इन बेसिक फंक्शंस की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए इन प्रोसेस करना आसान हो जाए। because we know if we have defined exponential function, then the derivative or the integration of this function will be just as it is as the input. तो अब हम ये काम करना चाहते हैं और इस पूरे सिनेरियो को डिकम्पोजिशन ऑफ अ सिग्नल इनटू द बेसिक फंक्शंस इज कॉल्ड फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसको हम फोरियर सीरीज का नाम देते हैं। अब ये क्या है और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में नॉलेज क्या है हमें बताना चाहिए। अब ये पूरी डिस्कशन जो हम कर चुके हैं इनको इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स देखते हैं। अगेन वही डिस्कशन कि हमारे लिए ये चीज़ फ्रूटफुल है कि हम किसी भी एलटीआई सिस्टम के सिग्नल्स को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकें बेसिक सिग्नल्स के, बेसिक सिग्नल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 और सारे कंबाइन होकर जब हमारा सिग्नल बनाएंगे तो हमारे लिए वो चीज़ ज़्यादा एडवांटेजेस है। ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा वो यूज़फुल है बिकॉज बेसिक फंक्शन पे हम सिंपली अपना प्रोसेस करेंगे और देन सब प्रोसेस को ऐड कर देंगे। लेकिन वो बेसिक फंक्शंस किस टाइप के होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, क्या वो कुछ भी हो सकता है, क्या हम किसी भी फंक्शन को बेसिक फंक्शन कह सकते हैं, तो उसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ का होल्ड करना जो है वो कंपलसरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि उस बेसिक फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो किसी भी सिग्नल को डिफाइन कर सके। लाइक हम अगर एक स्क्वायर वेव सिग्नल दे रहे हैं तो उस बेसिक फंक्शन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस बेसिक जो हमारा स्क्वायर वेव सिग्नल है वो उसको जनरेट कर सके आफ्टर समेशन ऑफ ऑल द बेसिक सिग्नल्स। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जो है वो किसी भी सिग्नल को बना सकता हो, वो कंस्ट्रक्ट कर सकता हो
ये ना हो कि जस्ट वो एक बेसिक फंक्शन तो है लेकिन वो किसी सिग्नल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, सिग्नल डिकम्पोज होकर उस फॉर्मेट में नहीं जा सकता। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है कि उसकी एडिशन के बाद हमारे लिए ओरिजिनल सिग्नल बनना जरूरी है। नंबर 2, बेसिक फंक्शंस या बेसिक सिग्नल्स ऐसे होने चाहिए जिन पे प्रोसेस करना, सिस्टम का रिस्पांस फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी हो। जिस तरह हमने भी एग्जांपल लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ये काम कर सकता है, ठीक है। तो वो कन्वीनियंट हो किसी भी सिस्टम के लिए उनका रिस्पांस फाइंड करना। तो यार हम उन सब के रिस्पॉन्सेज को लीनियरली ऐड कर देंगे और देन हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारा सिग्नल था उसका रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं होल्ड करनी चाहिए किसी भी सिस्टम को डिकम्पोज करने से पहले या किसी भी सिग्नल को डिकम्पोज करने से पहले। इन दोनों प्रॉपर्टीज में अगर किसी को कोई क्यूरी है तो वो रेज करे। क्लियर है? तो अगेन वही डिस्कशन यस कि सर। बेसिक फंक्शन में जो हमारे लिए अब एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करें, उनमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होगा। अब वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आपके लिए टाइम डोमेन या कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में हो सकता है या वो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हो सकता है। कॉन्टिन्यूस टाइम डोमेन में होगा तो हम उसको एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर टी इज योर कॉन्टिन्यूस टाइम वेरिएबल। और अगर वो डिस्क्रीट फॉर्मेट के अंदर होगा तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें हम उसको z रेज्ड पावर n या अल्फा रेज्ड पावर n की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ऑब्वियसली अगर हम एक जनरल केस ले रहे हैं तो उस केस में हमारे लिए जो वेरिएबल्स होंगे c और n, नॉट c और n सॉरी, s और n। यहाँ पे टाइप हुआ है, इसको पैक कर लीजिएगा। s जो आपका एक्सपोनेंशियल के साथ आ रहा है और n जो है वो भी एक्सपोनेंशियल में आ रहा है। इसको आप इस फॉर्म में लिखो, s एंड z आर एक्सपोनेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो जस्ट एक मिस्टेक हुई है टाइप करने में। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो हैं वो ये प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। और जनरल केस ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके रियल नंबर्स भी आ जाएंगे, आपके सिर्फ इमेजिनरी भी आ जाएंगे और आपका एक प्योर कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा। तो s एंड z आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अब एक्सपोनेंशियल में सबसे जो बड़ा हमें एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम किसी भी सिस्टम के रिस्पांस को फाइंड करना चाहते हैं या हम उसको इनपुट पे पास करते हैं तो एक्सपोनेंशियल की जो इनपुट और आउटपुट दोनों सेम होंगी। लाइक हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी की थी जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया था। हमारे पास जो डेरिवेटिव था, हमने लेट्स सपोज कि a एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी का डेरिवेटिव फाइंड किया था और उसमें हमें आइडिया ये हुआ था कि इसका जो डेरिवेटिव रिस्पॉन्स था उसको मैं d से डिफाइन कर देता हूँ, दैट वाज s इंटू ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी। तो आपका एक्सपोनेंशियल जो इनपुट सिग्नल था वो एज इट इज डिफाइन हो जाएगा, बट एक साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। तो हम अब इस बुलेट को दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स इन द एलटीआई सिस्टम्स, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, वो क्या है कि एक्सपोनेंशियल इनपुट जो है इज सेम जो भी आपकी आउटपुट होगी। जस्ट क्या होगा, आपके एम्पलीट्यूड के अंदर एक शिफ्ट आ जाएगा, एम्पलीट्यूड के अंदर कोई चेंज आ जाएगा। यहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी कांस्टेंट से साथ, तो दोनों तरफ आपके सिग्नल सेम है, जस्ट एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो हम उसको इस फॉर्मेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम में अगर आपकी इनपुट एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी है तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा ना वो कुछ एच ऑफ एस जो कि कोई कांस्टेंट है, इस तरह हमारे इस केस में एस ए कांस्टेंट था और साथ वही फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली अगर डिस्क्रीट टाइम के अंदर आप ये प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हो और आपने एक बेसिक फंक्शन डिफाइन किया है
तो z रेज टू पावर n एज इट इज आपका सिग्नल आएगा, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जिसपे हमने उसको h ऑफ z का नाम दे दिया है। और ऑब्वियसली h ऑफ s और h ऑफ z जो है वो जनरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अब इनको बाय डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिग्नल्स जिन पे आपकी इनपुट और आउटपुट में सेम ही सिग्नल आ रहा हो, जस्ट एक कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, उन फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, मैंने उसको बोल्ड किया हुआ है। अ सिग्नल फॉर विच द सिस्टम आउटपुट इज कांस्टेंट टाइम्स द इनपुट इज रेफर्ड टू एज आइगन फंक्शन। ठीक है, उसको एक नाम हमने डिफाइन कर दिया। और साथ जो एम्पलीट्यूड डिफाइन होगा, द एम्पलीट्यूड फैक्टर इज रेफर्ड टू एज सिस्टम्स आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन फंक्शन कौन सा होगा, जिस पे आपने प्रोसेस किया है, जो एज इट इज इनपुट और आउटपुट पे डिफाइन हो गया है, जस्ट एक कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो गया है, वो फंक्शन आइगन फंक्शन होगा। और जो साथ आपने वैल्यू कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाई है, दैट विल बी योर आइगन वैल्यू। ठीक है, इस स्लाइड पे बताओ कोई इशू है तो। ओके, अब कॉन्टिन्यूस टाइम आइगन वैल्यू या कॉन्टिन्यूस टाइम आइगन फंक्शंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने जो फार्मूला पढ़ा है अपने कन्वोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए, उसमें क्या होता है, आपने इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। h of tau is your impulse response and x of t minus tau is your input। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे लिए जो x of t यहाँ पे डिफाइन हुआ था, जिस पे हमने रिस्पॉन्स फाइंड करना है, वो इस फॉर्मेट के अंदर है, एक्सपोनेंशियल ऑफ st। ठीक है, ये इस के ऊपर हमने कन्वोल्यूशन परफॉर्म करनी है और चेक करना चाहते हैं कि जब कन्वोल्यूशन इसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है तो क्या आपका आउटपुट आपके सिस्टम की एज इट इज इनपुट के इक्वल होती है कि नहीं होती। अब x of t is equals to exponential of st। x of t is equals to exponential of st and x of t minus tau will be exponential of s into t minus tau। तो हमने इस x of t minus tau की जगह पे उसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ s into t minus tau। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी को आप सेपरेट लिख सकते हो और माइनस एस टॉ को आप सेपरेट कर सकते हो इस फॉर्मेट के अंदर। तो ये जो आपकी एक्सपोनेंशियल सम्स हैं, इनको मैं इस फॉर्मेट के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस इंटू टॉ। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। हम इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं विद वेरिएबल टॉ, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी कैन बी अ कांस्टेंट, उसको हमने इंटीग्रेशन से वैसे बाहर लिख दिया है। जो रिमेनिंग फैक्टर है दैट इज h ऑफ टॉ इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टॉ इंटू डी टॉ, एंड दिस इज जस्ट एज इट इज, जो आपकी इनपुट थी वो एज इट इज आपके आउटपुट पे डिफाइन हो गई है, विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टी। हमने एक्स टी को भी इनपुट कहा था जो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एस सी था, और आउटपुट पे वाई ऑफ टी भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है, जस्ट एक एच ऑफ एस साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और एच ऑफ एस की जो वैल्यू है उसको हमने इस फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करना है। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछो। और यही काम अगर आप डिस्क्रीट टाइम के साथ करो तो डिस्क्रीट टाइम के अंदर भी हमारे पास सेम ही प्रोसेस होगा। हम वहाँ पे इनपुट ले रहे होंगे z ऑफ n बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स,
और हमारी जो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला था वो था समेशन योर इम्पल्स रिस्पॉन्स इनटू x ऑफ n माइनस के, और x ऑफ n माइनस के विल बिकम z इन रेज टू पावर n माइनस के, और z रेज टू पावर n माइनस के में z रेज टू पावर n आप समेशन से बाहर ले सकती है, बिकॉज समेशन जो है वो आपकी k वेरिएबल के साथ है, तो z रेज टू पावर n इज अ कांस्टेंट, तो वो आपका एज इट इज समेशन के बाहर डिफाइन हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर जो होगा समेशन का, दिस विल बी योर h ऑफ z. अगेन योर आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट बट विद मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट h ऑफ z. तो अब अगर हम डिस्क्रीट टाइम या कॉन्टिन्यूस टाइम का एग्जांपल ले रहे हैं और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर डील कर रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हमारे आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज डिफाइन होती हैं, और दैट मीन्स कि हम किसी भी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हमारे लिए टूल्स काफ़ी सिंपल हो जाएंगे, हमारे लिए उस पर प्रोसेस करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा. अगर ऑब्वियसली अगर एक्स ऑफ टी को आप इन फॉर्मेट के अंदर ब्रेक करते हो तो कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके कुछ इस फॉर्मेट के अंदर, जिसमें एक्स ऑफ टी जो होगा वो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल प्लस सेकंड एक्सपोनेंशियल प्लस थर्ड एक्सपोनेंशियल, इस तरह एक सीरीज डिफाइन हो जाएगी. और हमें पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन में आप सेपरेट सब का रिस्पॉन्स फाइंड कर सकते हो और देन सब को आप ऐड कर सकते हो, तो जो रिस्पॉन्स आप फाइंड करोगे वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा. A1 कांस्टेंट है, उसको आप एज इट इज डिफाइन कर सकते हो, कोई इंटीग्रेशन या समेशन के बाहर आ जाएगा. एक्सपोनेंशियल ऑफ S1t को हम लिख सकते हैं h ऑफ S1, जो कि हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, इसको हमने आइगन वैल्यू कही थी, और साथ आपका सिग्नल एज इट इज आ जाएगा जो इनपुट में प्रोवाइड किया गया है. सिमिलरली दूसरे केस में भी आपके सब वेरिएबल्स एज इट इज आ जाएंगे, और थर्ड के अंदर भी सारे वेरिएबल्स एज इट इज आ जाएंगे, और देन यू हैव टू ऐड दैम and you can find the response y of t. So this is the beauty of your basic function. अगर आप अपने किसी भी सिग्नल को ब्रेक कर सको इन फॉर्मेट के अंदर, तो आप हर एक बेसिक फंक्शन का सेपरेट प्रोसेस फाइंड करो, उसकी आउटपुट फाइंड करो, और देन सारी आउटपुट्स को ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल आउटपुट. और अगर इसको जनरलाइज पे भी देखें तो हमारे पास टोटल k टर्म्स हो सकती हैं. यहाँ पे 3 टर्म्स हमने डिफाइन की हैं एक्स ऑफ टी के लिए, तो टोटल जो है हमारे लिए k टर्म्स हो सकती हैं, और देन ऑब्वियसली हमारे पास फिर y ऑफ टी के रिस्पॉन्स में भी टोटल k टर्म्स आ रही होंगी. और अगर सिमिलरली हम डिस्क्रीट की एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास k टाइम डिस्क्रीट सिग्नल्स अवेलेबल हैं और सब समेशन हो रहे हैं, तो जो आउटपुट पे y बनेगा डिस्क्रीट टाइम में, उस पर भी टोटल k सिग्नल्स डिफाइन होंगे, और हर सिग्नल के साथ एक एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दैट विल बी h. यहां तक बताओ अगर किसी को कोई क्यूरी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो. सर ये के वाला रिपीट कर दे. बेसिकली आपने जो है वो जो एग्जांपल हमने यहाँ पे की है ना, x ऑफ t इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3, उसमें हमने जस्ट 3 सिग्नल्स को सम किया है. लेकिन जब आप फोरियर सीरीज फाइंड करोगे तो यू विल नो कि आपके टोटल जो नंबर्स सबमिशन हो रहे होंगे वो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं. तो जब भी आप किसी सिग्नल को ब्रेक करोगे इन बेसिक फंक्शंस, तो बेसिक फंक्शन में जो समिशन हो रही होगी वो a1 से लेकर a इन्फिनिटी तक जा रही होगी, अगर आप उसको आइडियल ले रहे हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने k वाली फॉर्मेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि k की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है. यहाँ हमने 3 तक k को एक्सपेंड कर लिया था, अगर k की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो उसको फिर हमने जनरलाइज कर दिया कि अगर x ऑफ t में a1 प्लस a2 प्लस a3 और प्लस a फॉर एग्जांपल 10 तक भी जा सकते हैं, a 100 तक भी जा सकते हैं, तो हमने k डिफाइन कर दिया कि टोटल जो अब x ऑफ t डिफाइन होगा ना, वो 100 या 1000 सिग्नल्स को ऐड करके डिफाइन होगा. तो ऑब्वियसली जितने आपके इनपुट के अंदर एडिशन हो रहे हैं उतने ही आउटपुट के अंदर एडिशन होंगे, जस्ट हर एक के साथ h s1 प्लस s2 प्लस s3 इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाएंगे. एंड सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम के अंदर भी हमने कहा कि जनरलाइज सिग्नल जो है वो k टर्म्स के साथ एडिशन कर सकता है, उसमें k बेसिक फंक्शंस हो सकते हैं. और ऑब्वियसली जब उसका हम रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, जब उसके हम आउटपुट फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर भी टोटल k टर्म्स होंगी,
और हर टर्म के साथ एक एम्पलीट्यूड h मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और देन उसको हमने एक समराइज वे के अंदर समेशन की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर हुआ? यस सर, ओके। ओके, यहां तक अब हम जस्ट अपनी बेस ये बना चुके हैं कि हम किसी भी सिग्नल को बेसिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज बेसिक फंक्शन पे प्रोसेस करना कंपैरेटिवली इजी होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हमने प्रोसेस करना है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, तो वो कंपैरेटिवली इजी है हमारे लिए, बिकॉज हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमारे लिए यूजफुल हैं इस वे के अंदर। तो फिर हम क्या चाहते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल को अगर हम इन फॉर्मेट के अंदर ले आए तो हम जस्ट उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए किसी भी आउटपुट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरे का पूरा बैकग्राउंड था। और देन ऐसे फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस बोलते हैं, और जो साथ कांस्टेंट h मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। अब एक एग्जांपल करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूजफुल कैसे हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, और जिसमें हमने लास्ट में भी कोई एग्जांपल्स किए हुए हैं। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम x ऑफ t के इनपुट में 3 का ऑफसेट देता है। जो भी उसको इनपुट प्रोवाइड की जाएगी उसमें 3 ऑफसेट आ जाएगा या 3 शिफ्टिंग आ जाएगी। और x ऑफ t माइनस 3 है, तो ये जस्ट राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ। सर राइट शिफ्ट। यहाँ आप सबको पता है, जब मैं क्विज में देता हूँ तो फिर किसी को भी पता नहीं होता। y ऑफ t जो है उसकी आउटपुट फाइंड होगी, या सिस्टम की आउटपुट तब फाइंड होगी जब इनपुट के अंदर 3 का राइट साइड के ऊपर शिफ्ट आ जाएगा, ऑफसेट आ जाएगा। और हमने इनपुट दे दिया x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ j2t। अब चेक करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ये प्रोसेस करना इजी है कि नहीं। सिंपल वे ये है कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जहां t इन्वॉल्व है वहां t माइनस 3 से रिप्लेस कर दो ताकि आपको आउटपुट मिल जाए। अगर हम t माइनस 3 से रिप्लेस करेंगे कुछ इस फॉर्मेट के अंदर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ j2 एज इट इज, और जो t वेरिएबल था उसको हमने t माइनस 3 के साथ रिप्लेस कर दिया है। ऑब्वियसली जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्सपोनेंशियल ऑफ j2t को हमने सेपरेट लिख दिया है बिकॉज वो हमारी इनपुट थी, और साथ एक जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 6j है, जो कि इस 3 की वजह से आई है। ठीक है, 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड माइनस साइन है, और साथ j मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर आप y को क्लोजली आप ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर एग्जैक्ट वही पैरामीटर हैं जो हम डिफाइन कर रहे थे। हमने कहा था इनपुट जो है वो आउटपुट के इक्वल होगी, तो एग्जैक्टली इक्वल है। इनपुट पे हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ j2t प्रोवाइड किया था, ये वाला, और एग्जैक्टली यही वाला सिग्नल हमें आउटपुट के अंदर मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल ऑफ j2t, और साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है जिसको हमने नाम दिया था आइगन वैल्यू का। तो ये हमारा सिंपल सा केस है। अगर हमने एक्सपोनेंशियल इनपुट के लिए आउटपुट को फाइंड करना है तो इट्स कंपैरेटिवली इजी। अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी करते हैं। अगर हम इसको दूसरे एंड के ऊपर देखें कि अगर आपके सिस्टम में रिस्पांस x ऑफ t माइनस 3 था तो उसका इंपल्स रिस्पांस फिर क्या होगा सिस्टम का, उसको हम लिख सकते हैं h ऑफ t इज इक्वल्स टू इंपल्स ऑफ t माइनस 3। तो बेसिकली सिस्टम में कुछ ये प्रॉपर्टी होगी कि उसने जो है वो 3 का शिफ्ट दिया हुआ है, उस पर एक इंपल्स डिफाइन होगी सिस्टम के अंदर, और उस इंपल्स को बेसिकली हमने 3 के ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। तो उसी इंपल्स की वजह से सिस्टम पे जो भी आप इनपुट करते हो वो भी 3 के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब इस h ऑफ t को अगर हम फार्मूला के अंदर पुट करें, और फार्मूला जो है हमने डिफाइन किया था, लेट मी गो बैक, ये वाला फार्मूला, where h of t
ये एच ऑफ टॉ जो है वो आपका इम्पल्स फॉर्मेट के अंदर है, साथ उसके आपने एक्सपोनेंशियल ऑफ एस टॉ मल्टीप्लाई करवाना है और उसके साथ इंटीग्रेशन कर देनी है। तो आपके लिए जो वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई होना है साथ, वो डिफाइन हो जाएगा। तो यही काम उधर करके देखते हैं और उसका काउंटर चेक करते हैं कि हम जो काम कर रहे थे वो सही कर रहे थे कि नहीं। हमने एच ऑफ एस फाइंड करना था, तो इम्पल्स ऑफ टॉ -3 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -s टॉ, एग्जैक्टली वही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट का रिजल्ट आया है। यहां पर बताओ कि कोई क्वेश्चन है तो, और पहले मुझे ये बताओ कि ये इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होगी, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड भी चेक हो जाए। इस इंटीग्रेशन का आंसर एक्सपोनेंशियल ऑफ -3s कैसे आया है? सर ये कन्वोल्यूशन से तो नहीं सॉल्व हुआ? कन्वोल्यूशन से सॉल्व हुआ है जो नहीं। आप जस्ट मुझे इस इंटीग्रेशन की सोल्यूशन बताओ कि इसने विदाउट इंटीग्रेटिंग आंसर को एक्सपोनेंशियल ऑफ -3s क्यों लिख दिया है? कोई लिमिट्स डिफाइन नहीं हुई, लिमिट्स तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में थी, लेकिन आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है। कैसे? सर वो लिमिट्स कम हो जाएंगे इम्पल्स फंक्शन की वजह से, क्योंकि वो 0 देगा पहले। ओके, लिमिट्स जो है वो क्लोज, आपकी लिमिट्स जो है वो इम्पल्स की वजह से जो है वो श्रिंक हो जाएंगी और जस्ट जहां पे इम्पल्स डिफाइन है वहां तक आ जाएंगी। और इम्पल्स कहां पे डिफाइन है? सर इम्पल्स 3 पे डिफाइंड है इसलिए। इम्पल्स 3 पे डिफाइन है, इसका मतलब टॉ की वैल्यू 3 पे ये सिग्नल होगा और टॉ की वैल्यू 3 पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड के ऊपर ये सिग्नल 0 है। तो इसका मतलब है जो साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा था उसके अंदर भी टॉ की वैल्यू जस्ट 3 के ऊपर डिफाइन होगी और बाकी किसी के ऊपर डिफाइन नहीं होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? आपने जस्ट इस इम्पल्स सिग्नल को देखना है। इम्पल्स कह रही है कि मैं जस्ट 3 के ऊपर वैल्यू दूंगी और बाकी हर पॉइंट के ऊपर मेरी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है जो भी मल्टीप्लाई साथ होगा उसकी वैल्यू भी 0 कर देगी। तो इम्पल्स की वैल्यू 3 के ऊपर डिफाइन है, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी 3 के ऊपर डिफाइन होगी। वही सैम्पलिंग प्रॉपर्टी जो चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं। तो हमने s की जगह पे, सॉरी टॉ की जगह पे 3 रखा और कुछ ये वाला सिग्नल बन गया। अब इसमें टॉ तो वैसे ही वैनिश हो गया है, तो अगर टॉ नहीं है तो ये सिग्नल पे इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट एक कांस्टेंट है जो एज इट इज आ जाएगा। एक ही पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन डिफाइन हुई है, उसकी लिमिट्स है ही नहीं। और एक्सपोनेंशियल ऑफ -3s आया है। और अगर हम इस s की जगह पे J2 रखें जो कि हमारी इनपुट में एक पावर के फॉर्मेट में था, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो हमने अभी फाइंड किया था एक और वे के अंदर, विच मीन्स कि हम जो है वो करेक्शन के साथ अपना मैथ कर रहे हैं। अगर हम उसको फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, सेम रिजल्ट्स एक्सपोनेंशियल ऑफ -J2। अगर हम s की जगह पे J2 पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -J6। और सिमिलरली अगर हम दूसरे वे के अंदर डायरेक्ट अपनी डिले को टाइम के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास जो साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था वो एग्जैक्ट यही था, एक्सपोनेंशियल ऑफ -J6। लेट्स डू अनदर केस। अब हमारे पास सिस्टम ये है, हम जो भी इनपुट देंगे सिस्टम उसको इस तरह से डील करेगा। कोसाइन 4t -3, एक तो वो t के अंदर शिफ्टिंग कर रहा है, देन वो उसका कोसाइन ले रहा है और देन दूसरे का कोसाइन लेकर उसको ऐड कर रहा है। अब इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग आयलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट अब आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज इस सिंपल मैथ को हम सॉल्व नहीं करेंगे। x ऑफ t कैन बी रिटन एज 4 टर्म्स बन जाएंगी आपकी, और कोसाइन को हमने आयलर्स आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 4t एज इट इज -J4 उसका नेगेटिव कंपोनेंट +7 पॉजिटिव कंपोनेंट और -7 नेगेटिव कंपोनेंट। और अभी इसके अंदर हमने ये वाले डिलेज को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अब इसके अंदर डिलेज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर आप डिलेज को इंट्रोड्यूस करवाओगे तो ये टर्म्स कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो जाएंगी। जस्ट रिप्लेस t विद t -3। तो जहां जहां पे भी एक्सपोनेंशियल के अंदर t इन्वॉल्व है वो उसको t -3 से रिप्लेस कर दो। ये -J12 +J12
-31, 21 सॉरी एंड +21, ये टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी और यही टर्म्स हमारे h हैं। तो एग्जैक्टली वही वाली इनपुट आपकी वापस आ रही है। हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ J40 दिया था, एक्सपोनेंशियल ऑफ J40 एज इट इज आ रहा है, लेकिन साथ h कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। -J4 दिया था, वो एज इट इज आ रहा है, साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड सिमिलरली 70 और -70। तो y ऑफ t जो होगा उसको भी आप इस फॉर्म के अंदर फिर लिख सकती हो, बिकॉज उसमें हमें पता है कि h कौन सा है और नॉर्मल इनपुट कौन सी है, h कौन सा है और नॉर्मल इनपुट कौन सी है। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स में अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताओ। और यहां तक हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जस्ट अ बैकग्राउंड नॉलेज। यस, क्वेश्चन है कोई? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल्स कौन से थे और उन पीरियोडिक सिग्नल्स में जो है वो कौन कौन सी एग्जांपल्स हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर परफॉर्म की थी। पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन कौन सा स्टूडेंट बताएगा मुझे? सर कोई सिग्नल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद खुद को रिपीट करे, उसको हम पीरियोडिक सिग्नल्स कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर x ऑफ t को हम लिख सकें x ऑफ t प्लस कैपिटल T की फॉर्म के अंदर, वेयर कैपिटल T इज योर टाइम पीरियड, तो सिग्नल वापस अपने आप को रिपीट करेगा। यस सर। ऐसा ही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक Yes, sir. सिग्नल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हम पीरियोडिक सिग्नल्स को डिफाइन कर रहे थे, हमने उसमें एक्सपोनेंशियल सिग्नल को भी डिफाइन किया था कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नल्स, दो सिग्नल्स आर पीरियोडिक। अगर हम फर्स्ट केस देख रहे हैं वेयर x ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ओमेगा नॉट t और वेयर ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी, और इस ओमेगा नॉट को यू कैन ब्रेक इनटू 2 पाई f की फॉर्म के अंदर, वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर मिल जाएगी एंड दैट f is equals to 1 over t, which is where t is the time period of your signal. Hence this signal is periodic. और इसी सिग्नल का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन आपने एक्सपोनेंशियल के अंदर भी देखा था, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं इन कॉस फॉर्मेट प्लस साइन फॉर्मेट यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी। तो एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t एंड कॉस ओमेगा t दोनों सिग्नल्स पीरियोडिक हैं विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। इसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, और इसको हम जनरलाइज वे के अंदर डिफाइन कर सकते हैं where we can write exponential of j k omega naught, और k omega naught जो होगा वो आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगी where k can be 0, 1, 2 up to infinity। ठीक है, यहाँ तक हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके थे जब हमने प्योर इमेजिनरी केस लिया था अपना एक्सपोनेंशियल के अंदर। एवरी कॉन्टिन्यूस टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो इस फॉर्मेट के अंदर आप लिख रहे हो विल बी पीरियोडिक, और उस पीरियोडिक सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी k टाइम्स ओमेगा नॉट, और k की जो वैल्यू होगी उसको आप 0 से लेकर नेक्स्ट में आप मूव करके 1 to 3 तक जितना मर्जी आप एक्सटेंड कर लो। और अगर आप k की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? एक कांस्टेंट, जस्ट अ कांस्टेंट डीसी लाइन। ठीक है, तो उस पे हम कह सकते हैं कि सिग्नल पीरियोडिक नहीं था, बट स्टार्टिंग फ्रॉम k is equals to 1 to onward this signal will be periodic। तो अब इस पे हम कंक्लूजन क्या करेंगे? each of these signals has a fundamental frequency that is a multiple of omega naught, that means k omega naught, और उसका जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड, वो होगा कैपिटल T। तो ये सिग्नल्स जो हैं
ये सारे पीरियोडिक हैं और इन पे एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होल्ड करती है. दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द मल्टीपल ऑफ omega naught, where 1 omega naught, 2 omega naught, 3 omega naught, and that can be extended. और जो पीरियड होगा that is 1 over f. अब हमने कहा था कि हमने अपने सिग्नल्स को एक्सपोनेंशियल की टर्म में एक्सपेंड करके सम करके अपना नॉर्मल सिग्नल बनाना है. तो हम उस फॉर्म के अंदर अब लेके आते हैं. एक नॉर्मल एक्सपोनेंशियल हमने कहा है कि वो ठीक है पीरियोडिक है, जो अभी हम लास्ट में इस बुलेट से पहले देख चुके हैं कि phi of k in is equals to exponential of j k omega naught t itself periodic है. तो अगर मैं इसकी समेशन करता जाऊँ exponential of j k 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो वो कुछ इस फॉर्मेट का सिग्नल बन जाएगा. हमने सारे केस को ऐड कर दिया है. अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम k की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट सिग्नल आ जाएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट होगी for k is equals to 1. इसको हम साथ साथ यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं. for k is equals to 1 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 ओमेगा नॉट होगी और इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और जब आप k की वैल्यू को 2 पुट करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी 2 टाइम्स ओमेगा नॉट. इसको आप बोलते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मींस सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज सेकंड हार्मोनिक, कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकंड है, उसका 2 टाइम्स है. एंड व्हेन यू पुट k is equals to 3, this will give you 3 omega naught, and this can be written as थर्ड हार्मोनिक. और इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे. तो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी एक ही है, यह फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ले रहे हो. तो जो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लोगे वो सेकंड हार्मोनिक या सेकंड फंडामेंटल बन जाएगी, और देन थर्ड हार्मोनिक, देन फोर्थ हार्मोनिक. जितने भी आप k की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो उतने हार्मोनिक्स जनरेट होते जाएंगे. और अगर आपने एग्जैक्टली अपना सिग्नल बनाना है x ऑफ t, तो आप इस समेशन की लिमिट्स चेक कर लो. समेशन के साइंस में k जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ऐड होगा, देन आप एग्जैक्टली x ऑफ t बना सकते हो. अगर आप कहीं भी अपनी लिमिट्स को ट्रंकेट कर दोगे, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग लिमिट्स फ्रॉम -10 टू +10, तो आपका सिग्नल एग्जैक्टली x ऑफ t नहीं होगा. हाँ, आप उसको कह सकते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली x ऑफ t है, समथिंग लाइक दिस. लेकिन अगर आपने इक्वल टू का साइन प्लेस करना है, देन यू हैव टू टेक माइनस इन्फिनिटी एज अ लोअर लिमिट एंड प्लस इन्फिनिटी एज अपर लिमिट. और इसको हम जो है वो किसी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर थॉरोली डिस्कस करेंगे. जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनका मतलब क्या है. फॉर दिस टाइम आपको जस्ट ये कंसर्न होना चाहिए कि हम जैसे ही अपने k की वैल्यू को चेंज करेंगे, यू आर चेंजिंग बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, और हर एक मल्टीपल जो है वो उसका हार्मोनिक डिफाइन कर रहा है, और वो हार्मोनिक बेसिक कर रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ. स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी विल बी योर फंडामेंटल, जो कि फर्स्ट केस में आएगी, और उससे पहले अगर हम डालेंगे तो वो डीसी फैक्टर हो जाएगा. तो डीसी फैक्टर के बाद सडन जो फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी k is equals to 0 के बाद, वो फंडामेंटल होगी, और उसके बाद सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो फंडामेंटल का हार्मोनिक प्रोड्यूस करेंगी. सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, 100th हार्मोनिक या 1000 हार्मोनिक. तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करोगे. ठीक है, स्लाइड बताओ किसी को इशू है तो. ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं, एंड देन डीसी से पहले क्या होंगे? डीसी सिग्नल से पहले कुछ नहीं है. हमारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं, और पॉजिटिव में वो 0 से ऑनवर्ड राइट साइड की तरफ जाएंगे. ठीक है, 0 1 2 3 4. जो आपको नेगेटिव साइड नजर आ रही है, नेगेटिव साइड इज जस्ट अ इमेज ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, अगर आप किसी फोरियर सीरीज को या फोरियर ट्रांसफॉर्म को परफॉर्म करते हो,
तो जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन हम माइनस कंपोनेंट्स को भी साथ लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इवन या ऑड पढ़े थे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपकी जो रियल टाइम प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसीज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि 1 is your fundamental frequency, that means k is equals to -1 is also your fundamental frequency, वो जस्ट वही है, नो चेंजिंग। अगर आप कोसाइन ओमेगा नॉट के अंदर कोसाइन माइनस ओमेगा नॉट भी रख दोगे, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। कोसाइन ने उसी ऑसिलेशन के साथ ऑसिलेट करना है। अगर आप k is equals to +2 रख दो या k is equals to -2 रख दो, फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, आपका फेज शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, जस्ट दोनों साथ साथ चलेगी। जहां पे हम के की मैग्नीट्यूड में बात कर लेते हैं, के की हम एग्जैक्टली साइंस की टर्म में बात नहीं करते। के की मैग्नीट्यूड अगर 1 है, दो फंडामेंटल है, चाहे वो -1 है चाहे वो +1 है। एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, इसके हो जाना था पार्ट। अगर के की वैल्यू +1 है या -1 है, दैट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर k की वैल्यू 2 है, वो +2 है या -2 है, दैट इज योर सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। तो नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड दोनों में सिमेट्री है और दोनों ही केसेस के अंदर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सिमिलरली +100 और -100 के दोनों में जो हार्मोनिक जनरेट होगा वो 100th हार्मोनिक होगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यानी कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम ही जो है ना हमें देगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्टली। अगर आप कोसाइन के अंदर अगर आप टर्म पुट करो कॉज ऑफ लेट्स सपोज के ओमेगा नॉट या ओमेगा नॉट की कोई वैल्यू आप रख रहे हो 10t और देन आप कोसाइन के अंदर -10t रखो, दोनों ही सिग्नल सेम होंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसीज में चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप साइन के अंदर +10t रखो या साइन के अंदर -10t रखो, दोनों की फ्रीक्वेंसीज में चेंज नहीं होगी। हाँ, उनके ऑब्वियसली शायद फेजेस में डिफरेंस आ जाए, एक नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा होगा एक पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा होगा, लेकिन विद सेम ऑसिलेशन दे विल बी ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ कंसर्न एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से है। तो k की वैल्यू पॉजिटिव और k की वैल्यू नेगेटिव दोनों ही सेम रिजल्ट्स देंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों तरफ 1 है, सेकंड हार्मोनिक, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर दोनों तरफ 2 है, दैट विल बी सेकंड हार्मोनिक। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में 3 है, दैट विल बी थर्ड हार्मोनिक। तो साइन डज नॉट मैटर है अगर आप फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात कर रहे हो, ठीक है। इसको आप चेक भी कर लेना, बेशक आप डिफरेंट वेवफॉर्म्स प्लॉट करो। हम जब मैटलैब के कुछ ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो उस पर हम ये काम कर रहे होंगे। आप डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट वैल्यूज पास करो और देन आप चेक करो दोनों के ग्राफ्स की ऑसिलेशन सेम होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर सेम। चलिए इसको मैं रेज कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने जो है वो अब नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी इंक्लूड कर लिया है। k इज इक्वल टू -3 से लेकर +3 तक, और साथ अगर आप k डिफाइन कर रहे हो और साथ आपने एक एम्पलीट्यूड a टाइम्स k मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो कि ये आपको स्मॉल k की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो आपको इस कांस्टेंट की वैल्यूज भी चाहिए कि 0 के ऊपर कांस्टेंट क्या होगा, 1 के ऊपर कांस्टेंट क्या होगा, 2 के ऊपर क्या होगा, 3 के ऊपर क्या, वो भी हमें गिवन है। 0 के ऊपर a0 बन जाएगा, दैट इज 1, और देन 1 के ऊपर वो +1 है या -1 है, दोनों केसेस में 1/4 है, और 2 के ऊपर वो 1/2 है, और 3 के ऊपर वो 1/3 है। तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। हम इसको एक्सपेंड करना है। अब इसको एक्सपेंड आप इस फॉर्मेट में कर सकते हो। सर ये कांस्टेंट गिवन होंगे? कांस्टेंट गिवन भी हो सकते हैं, कांस्टेंट फाइंड भी करने हो सकते हैं। जहां हम जस्ट चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको इकट्ठे कर रहे हैं। जब हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि हम उसको डिकम्पोज कर सकें, देन हमें कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, उसके पे पर्टिकुलर फार्मूलाज हैं, तो वो अभी हम सेकंड स्टेज पे रखते हैं। अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट्स गिवन है और हमें सिग्नल को जस्ट एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हमारे लिए जो x ऑफ t समेशन की फॉर्म में गिवन था उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो कांस्टेंट्स थे वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जस्ट करना ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x0,
वैल्यू एट 1, वैल्यू एट 2, एट 3 एंड दैट्स इट। तो पहले हमने फाइंड किया व्हाट विल बी द सिग्नल एट k इज इक्वल टू 0। अगर आप k को 0 पुट करते हो तो एक्सपोनेंशियल के अंदर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, और जो टर्म बनेगी दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 मीन्स 1 और a ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो उस 1 को हमने एज इट इज लिख दिया है बिकॉज इस केस के अंदर एक्सपोनेंशियल सिग्नल 1 हो जाएगा। देन वी आर पुटिंग k इज इक्वल टू 1। अब k की दो वैल्यूज हैं, k प्लस 1 और k माइनस 1, और दोनों ही केसेस में आपका एम्पलीट्यूड 1/4 है। पॉइंट टू नोट, ठीक है। तो 1/4 एट k इज इक्वल टू 1 हमने कॉमन ले लिया बिकॉज दोनों केसेस में यही आना है। जब हमने पॉजिटिव मान रखा तो एक्सपोनेंशियल ऑफ j2 पाई इंटू 1 इंटू t हो गया, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू 1 आ गई, और जब माइनस 1 रखा तो जस्ट माइनस साइन आपका कॉमन आ जाएगा, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j2 पाई t। देन सेकेंड की तरफ आते हैं। अब ये हमारी फंडामेंटल थे, 1 के ऊपर 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई या प्लस 2 पाई। जब सेकेंड हार्मोनिक आएगा ये 4 पाई और ये माइनस 4 पाई हो जाएगा, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया चीज़ों को। जब थर्ड हार्मोनिक आएगा ये 6 पाई हो जाएगा और ये माइनस 6 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से अब हार्मोनिक्स जनरेट करने हैं। फंडामेंटल का आइडिया हो गया। सेकंड जो है वो फिर जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट में हमें पता लगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 2 पाई आ रहा है, इसका मतलब सेकंड में 4 पाई आएगा, थर्ड में 6 पाई आएगा, और अगर थर्ड टर्म में फोर्थ भी इन्वॉल्व होती है वहां पे 8 पाई हो जाएगा, 10 पाई एंड देन ये सो ऑन कैरी करता जाएगा। अब ये जो सिग्नल हमें गिवन था इसको हम इस फॉर्मेट के अंदर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जस्ट टर्म्स को कंबाइन करके कोसाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एक्सपोनेंशियल ऑफ j2 पाई प्लस माइनस j2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज कोसाइन फंक्शन विद 2 पाई टी। यहाँ पे कोसाइन विद 4 पाई टी, ठीक है, और यहाँ पे कोसाइन आ जाएगा 6 पाई टी के साथ। इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। कोई स्टूडेंट जिसको 1 से 2 में कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो, जस्ट हमने आइलर्स आइडेंटिटी यूज की है, लेकिन अगर किसी को मसला आ रहा है कि 1/2 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, यहाँ थर्ड केस में 2/3 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, वो अपना माइक अनम्यूट करें, मुझे बताए, अदरवाइज आई एज्यूम कि ये सबको बताए। क्लियर है ये चीज? यस सर, ये क्लियर है। चलें, गुड। अब हम अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, हमने किया क्या है, हमारे पास एक सिग्नल गिवन था और उस सिग्नल में 4 सिग्नल्स ऐड हो रहे हैं। हम इन सिग्नल्स को 1 बाय 1 देखते हैं, और 1 बाय 1 देखने के बाद इन सबको हम ऐड करके कंबाइंड इफेक्ट पता करेंगे। वो कंबाइंड इफेक्ट क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज अ डीसी टर्म एंड दैट डीसी टर्म इज 1। तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा, अ कांस्टेंट डीसी लाइन, जिसको हम ग्राफ नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो जस्ट एक डीसी लाइन है, और सेकेंड टर्म जो थी वो cos 2 पाई इस सिग्नल ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करना है। तो ये रही आपकी ऑसिलेशन। फर्स्ट टर्म ने सेकंड टर्म के साथ ऐड होना है, तो ऐड होने से क्या होगा, ये आपको थर्ड ग्राफ है। सर आपकी आवाज कट गई थी सर, समझ नहीं लगी ये आप ग्राफ जो समझाया।
मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. We are adding terms to generate a complete graph. First term में हमारे पास DC signal था, and that DC signal is showing in the first graph. Second signal जो है हमारा वो cosine 2 pi था, which is fundamental frequency 2 pi. तो उस पे एक ऑसिलेशन बनेगी, वो ग्राफ नंबर 2 में आपको नजर आ रही है. दिस इज योर ग्राफ नंबर 2. अब होना क्या है, फर्स्ट ग्राफ ने सेकंड ग्राफ के साथ ऐड होना है, फर्स्ट टर्म ने सेकंड टर्म के साथ ऐड होना है. तो अगर मैं एक सिंपल से साइन वेव के अंदर या कोसाइन वेव के अंदर एक डीसी वैल्यू ऐड कर दूं, तो आपका साइन वेव जो है वो 0 से उठ के उस डीसी वैल्यू पे आ जाएगा. तो ये रही आपकी फर्स्ट एडिशन. ठीक है, तो जस्ट हमने उसके अंदर एक ऑफसेट ऐड कर दिया है, वो 0 की बजाय अब उसमें एक डीसी फैक्टर आ गया है जहां पे वो डीसी लाइन थी. अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस के अंदर नेक्स्ट हमारा हार्मोनिक बनता है, सेकंड हार्मोनिक 4 पाई के ऊपर. तो इसमें ऑसिलेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएंगी, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगी हमारे सेकंड ग्राफ से. इसने भी ऐड होना है. ये ग्राफ जब कंबाइन के अंदर ऐड होगा, जो पहले हमने 2 ऐड किए हुए थे, तो जो कंबाइन इफेक्ट आएगा उसमें इसकी ऑसिलेशंस भी नजर आ रही होंगी. ठीक है, तो ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो अब ग्राफ नंबर 3 की वजह से ज्यादा ऑसिलेशन हो रही हैं. तो ये रहा आपका थर्ड ग्राफ. और जब हमने सेकंड के बाद थर्ड हार्मोनिक देखा जिसमें 6 पाई इन्वॉल्व होता है, 6 पाई की फ्रीक्वेंसी और इंक्रीज कर जाएगी, वो थर्ड का भी 2 टाइम्स हो जाएगी. दैट मीन्स आपके ग्राफ नंबर 4 के अंदर ऑसिलेशन ज्यादा हो गई हैं. अब ये सिग्नल भी ऐड होगा, तो जब ये सिग्नल ऐड होगा तो इसके इफेक्ट भी आपको नजर आ रहे होंगे ग्राफ नंबर एंड वाले के ऊपर. और ये जो ग्राफ एंड पे बना है जिसमें सारे सिग्नल की सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी, ये सिग्नल आपका x ऑफ t था. इसको दोबारा से हम चेक करते हैं. पहले टोटल सिग्नल क्या था, टोटल सिग्नल जो है हमारी लास्ट वाली वेवफॉर्म है, ये लास्ट वाला ग्राफ है. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट to directly use this signal for any system simply. ठीक है, because it's a little complex to solve. हमें नहीं पता कि इसमें कौन कौन से सिग्नल्स हैं, कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट होना है, कहाँ पे वैल्यू क्या है. हमें हर एक पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस बिहेवियर ऑफ द सिग्नल. दूसरा मेथड ये है कि हम इसको डिकम्पोज कर दें. अब डिकम्पोज में हमारे पास एक डीसी फैक्टर आएगा, एक 2 पाई आएगा, एक 4 पाई आएगा और एक 6 पाई आएगा. और अगर आप लेफ्ट साइड के हर ग्राफ को देखो तो लेफ्ट साइड का हर ग्राफ आपको कोसाइन फंक्शन दे रहा है. तो इट इज कंपैरेटिवली इजी कि आप लेफ्ट साइड को 1 बाय 1 सॉल्व कर लो और देन उनके रिस्पॉन्सेज को ऐड कर दो. ठीक है, पॉइंट समझ आया. एक पॉइंट तो यह है कि हम लास्ट वाले ग्राफ को डायरेक्टली डील करें, which will be difficult to handle. लेकिन एक पॉइंट ये है कि हाँ, हमने जो डिकम्पोजिशन की थी जिसमें सारे कोसाइन मिले हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के, और कोसाइन की इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव लेना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है. तो हमने लेफ्ट साइड के ग्राफ्स को 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया और इनके रिस्पॉन्सेज को हमने एट द एंड सबको ऐड करके फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया. तो दोनों ही मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम जो है वो इजी की तरफ अप्रोच करेंगे. तो ये इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा जो गोल होगा वो ये लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को जनरेट करना है कि सिंपल वे के अंदर बेसिक फंक्शंस क्या बनेंगे, और उन बेसिक से ऑब्वियसली हमारा कॉम्प्लेक्स सिग्नल तो बन ही जाना है. तो हमने बेसिक बनाने हैं और बेसिक पे अपने जो है वो प्रोसेस करने हैं, और देन जो भी प्रोसेस के बाद आउटपुट आएगी एट द एंड उनको हम ऐड कर देंगे. इस स्लाइड तक बताओगे किसी को क्वेश्चन है तो. यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं. सर ये ग्राफ हमें खुद ड्रॉ करने हैं सर? नहीं, ग्राफ की ड्राइंग के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल होंगे, दैट विल बी योर मैटलैब. और मैटलैब जो है वो मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, उस पर हम जो है वो कोई ट्यूटोरियल रखेंगे और पॉसिबली वो आई विल टेल यू कि वो कब होगा. तो जब वो होगा तो उसमें हम पे ये सारे के सारे टास्क उस कोडिंग के साथ परफॉर्म करेंगे कि हम ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं और देन ग्राफ्स की एडिशन कैसे होगी एंड सो ऑन. ठीक है, तो ग्राफ्स को बनाना इज नॉट योर पार्ट. हमने
एक्चुअली वो सिग्नल्स की इक्वेशन बनानी है जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर गिवन है। इक्वेशन से हमें कंसर्न है फिलहाल, ठीक है। ग्राफ्स जस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये पूछना था कि हमें फोरियर की सर जरूरत क्यों पड़ी? पहले भी तो हम ऐसे सिंपल भी तो कर ही रहे थे सर। पूरी की पूरी डिस्कशन को हारिस साहब ने जो है ना वो खत्म कर दिया है। फोरियर सीरीज की हमें जो है वो ज़रूरत इसलिए पड़ी है, अब ये फॉर एग्जांपल यही स्लाइड हम अगर सामने रखते हैं तो इस स्लाइड पे हमारे पास जो लास्ट में ग्राफ ड्रॉ हुआ है दैट इज योर सिग्नल एक्स ऑफ टी, और आपसे कहा जा रहा है फाइंड द रिस्पॉन्स, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस सिग्नल फॉर एनी सिस्टम जो भी गिवन है। तो डायरेक्टली इस सिग्नल के ऊपर लिमिट जो हमने लास्ट टाइम एक कन्वोल्यूशन की एग्जांपल भी की थी, t इज इक्वल टू 1t से 2t एंड 2t से 3t एंड सो ऑन एंड सो ऑन, उस पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये जस्ट हमने 3-4 टर्म्स को ऐड किया है, आपकी इन्फिनिट टर्म्स भी ऐड हो सकती हैं। तो जस्ट 3-4 टर्म्स को ऐड करने से ग्राफ की जो शेप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप बन गई है। डायरेक्टली अपने टूल्स, अपने प्रोसेसेस लास्ट ग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट करना इज डिफिकल्ट, रिलेटिवली डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम उसको डायरेक्टली कोसाइन के ऊपर परफॉर्म कर लें, कोसाइन का ग्राफ जो है वो वेल नोन है और हमें उसके ऊपर इंटीग्रेशन, डेरिवेशन और सारा कुछ पता है, तो हम जो है वो लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को सॉल्व करेंगे और देन सब का जो रिजल्ट होगा उनको ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी वो एग्जैक्टली एक्स ऑफ टी की आउटपुट होगी, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअली प्लस वाले हर एक को फाइंड किया और देन एट द एंड सबको ऐड कर दिया। दो मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, डायरेक्टली एक्स ऑफ टी के साथ कर लो, बेसिक के अंदर कन्वर्ट ना करो, फोरियर सीरीज में कन्वर्ट ना करो, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सिग्नल बिकॉज सिग्नल की शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो फिर उन कॉम्प्लेक्स शेप्स को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज हमें लॉन्ग मैथ से जो है वो प्रॉब्लम है या डिफ़िकल्ट फार्मूला से हमें प्रॉब्लम है, तो हम फिर उसको सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स ग्राफ को अपने नॉर्मल ग्राफ्स के अंदर डिकम्पोज कर दें और देन उन डिकम्पोज्ड ग्राफ को हम यूज़ करें प्रोसेस के अंदर, उनकी आउटपुट फाइंड करें और देन सारी आउटपुट्स को हम ऐड कर दें। तो ये है उस पूरे प्रोसेस का जो बैकग्राउंड है कि वाई वी आर डूइंग फोरियर सीरीज और वाई वी आर डूइंग द डिकम्पोजिशन ऑफ सिग्नल इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। द रीज़न इज वी नीड टू सिंप्लीफाई द मैथ, ठीक है। हमें सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है, हमें इजी की तरफ जाना है। ये डिस्कशन तो हमने स्टार्ट से की थी कि हम सीरीज को इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें वो सिग्नल्स चाहिए जिन सिग्नल्स को हम बेसिक का नाम दें और वो बेसिक सिग्नल के ऊपर मैथ सिंपल हो जाए। यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं। और आपको मैं दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ कि दैट ऑन ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे देयर विल बी अ क्विज नंबर 1 अगेन, जिन्होंने रीटेक करना है। और कुछ स्टूडेंट्स मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो रीटेक क्विज अगर वो देते हैं तो उनके मार्क्स कौन से काउंट होंगे। तो आपके जो हैं वो अपडेटेड मार्क्स काउंट होंगे। अगर आप क्विज नंबर 2 दे रहे हो या क्विज का रीटेक कर रहे हो तो जो रीटेक में मार्क्स होंगे वो उसको रिप्लेस कर देंगे प्रीवियस मार्क्स को। सर Yes. इस पे ऐसे कर देना कि जिसके जो हाईएस्ट होंगे वो आप सर कर दे, इतनी प्रेफरेंस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज आपको मैं एक फेवर दे रहा हूँ कि क्विज में रीटेक कर रहा हूँ। अब क्विज रीटेक अगर आपने करना है दैट मीन्स आपको प्रैक्टिस करके आना है, तो आपके जो प्रीवियस मिस्टेक्स होंगी उनको आप ओवरकम करो और आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि आप दोबारा से दे सकते हो तो आप दो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऊपर ही तो आप फिर ना दो, बिकॉज अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप हाई मार्क्स ले सकते हो प्रीवियस से, देन यू डोंट नीड टू रीटेक, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि अब आपकी प्रैक्टिस पहले से ज़्यादा है तो फिर आप रीटेक जरूर दो। और मैंने बताया था कि जिनके मार्क्स 5 से कम हैं, जिनके CLOs फेल कर रहे हैं, उनके लिए ये क्विज मस्ट होगा और बाकी जो है उनके लिए फिर ये चॉइस है। आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।